बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में ठंड और कोहरा बढ़ने वाली है, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। जी हाँ, मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में कोहरे और फिर हाड़ कपा देने वाली सर्दी को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जब मौसम विभाग के अनुसार 5 दिनों के दौरान टेम्परेचर में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज 22 दिसंबर दिन रविवार को पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में हल्का कोहरा के आसार हैं। जब मौसम विभाग के अनुसार पटना, सुपौल, सहरसा, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, भागलपुर और किशनगंज में मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। दोस्तों अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर के बिहार में अभी से ही राजनीतिक तेज हो चुकी है। जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ही चुनावी दाव चल दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर 2025 में उनकी सरकार बनती है तो फिर वो कोसी और सीमांचल का विकास सबसे पहले करेंगे। जी हाँ, सीमांचल और कोसी का विकास सबसे पहले करने की बात तेजस्वी यादव ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही बिहार में भी पड़ोसी राज्य झारखंड की तरह महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। बिहार में महिला बहनों को हर माह खाते में 25 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही वृद्ध, विधवा और फिर दिव्यांग लोगों को 400 की जगह 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इन घोषणाओं के साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जुबानी हमला बोला है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। उनके पास बिहार को लेकर के कोई विजन है ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही 2025 में एनडीए का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री भी 2025 में नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये बात जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कही है। शुक्रवार को उमेश कुशवाहा के आवास पर एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में 2025 में किस तरह से जीत दर्ज किया जाए और सरकार बनाई जाए, इस पर चर्चा हुई। घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल पर भी चर्चा हुई। वहीं पर एनडीए के संयुक्त प्रचार प्रसार 15 जनवरी से शुरू होंगे और फिर प्रखंड स्तर तक चुनाव प्रचार कराएंगे। जब बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 2025 में चुनाव को लेकर के बैठक हुई है और एनडीए की संयुक्त समिति के द्वारा चुनाव प्रचार किया जाएगा। साथ ही साथ 15 जनवरी से प्रखंड स्तर तक में अभियान चलाए जाएंगे। वहीं पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार पर दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया है कि 2025 में नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे एनडीए का। दोस्तों बिहार में शिक्षकों की फर्जी हाजिरी को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही है। इसी कड़ी में बिहार के गया, शिवहर और जमुई जिले से मामला सामने आया है, जहां पर शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष ऐप को भी चकमा दे दिया है। यहाँ पर शिक्षकों की हाजिरी यूपी से बनाया जा रहा है। जी हाँ, यूपी से बिहार में स्कूल के शिक्षक की हाजिरी यूपी से बनाया जा रहा है। अब बताइए, ये शिकायत सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैरान है। फिलहाल मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। विभाग ने कई शिक्षकों से इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा है। शिक्षा विभाग के डीपीओ पारस कुमार ने स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है। उन्होंने बताया है कि जमुई जिले में 3 ऐसे शिक्षकों का पता चला है जो कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य जगहों पर रहते हुए जमुई में अवस्थित स्कूलों में हाजिरी बनाते रहे हैं। शिक्षा विभाग अब मामले की जांच के साथ ऐसे अन्य शिक्षकों को पकड़ने की कवायद कर रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर इन शिक्षकों पर निलंबन समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि फर्जी हाजिरी का मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग जिले में लगातार ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति बनाने में धोखाधड़ी पकड़ रहा है, जब फोटो से फोटो खींच रहा है। पेपर लीक कांड में आरजेडी के लोग शामिल है। ये छात्रों को तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। जी विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जो भी बीपीएससी शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब के सब आरजेडी के लोग भड़का रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी बीपीएससी पेपर परीक्षा लीक होती है, वो आरजेडी के लोग शामिल है उसमें। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने पटना में धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल की थी, जहाँ 2-3 दिनों में मिलने की बात भी कही थी। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा था, जहाँ छात्रों की हर संभव
मदद का भरोसा दिया था। वहीं पर उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि विजय सिन्हा तो डिप्टी सीएम बनने लायक ही नहीं है, जिस पर अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक में आरजेडी के लोगों का ही हाथ है। विजय सिन्हा ने कहा है कि ये वही राजद के लोग हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई और फिर बिहार के बच्चों को पलायन के लिए मजबूर किया है, जहाँ पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके अन्य नियुक्तियों के नाम पर जमीन लिखवाई गई। पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जहां इसके बाद अनुमंडल और फिर प्रखंड में उत्कृष्ट स्कूल बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी है। हर्ष कुमार का शिक्षा विभाग के एसीएस से सवाल था कि हर प्रखंड में एक या फिर 2 मॉडल स्कूल होना चाहिए, जहाँ बच्चों का नामांकन प्रतियोगिता के आधार पर हो। शिक्षकों को ही प्रतियोगिता के आधार पर वहां पदस्थापित किया जाना चाहिए। इस पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जवाब दिया है कि सरकार की पॉलिसी सबको एक समान शिक्षा देने की है। हम लोग कुछ स्कूल को मॉडल बनाएंगे ताकि लोग उसे देख करके नकल करें। जब पहले हम लोग जिला में शुरू करेंगे, जिला में एक स्कूल का चयन करेंगे, फिर अनुमंडल, इसके बाद प्रखंड में शुरू करेंगे। बाकी स्कूलों के लिए वो स्कूल मॉडल बने। हम लोग इस पर एक मॉडल स्कूल बनाएंगे, जब उत्कृष्ट बनाएंगे, उसके बाद अनुमंडल में बनाएंगे, फिर प्रखंड में बनेगा। इस पर कार्य चल रहा है। अपनी यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। इस दौरान उन्होंने बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और फिर राज्य सरकार पर हमला भी बोला है। कटिहार में मीडिया से बातचीत करने के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में शराब से हो रही लोगों की जान जा रही है, इस पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो। इसके लिए अगर कोई कानून बना है तो फिर उसका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। सरकार में जो लोग बैठे हैं, इसे इम्प्लीमेंट तो उन्हीं लोगों को कराना है ना। लेकिन आजकल तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। हमको लगता है कि सभी दलों को बुला करके उनके साथ वार्ता होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीमांचल और कोसी के इलाके का दौरा कर रहे हैं और फिर पार्टी की जो विचारधारा है उसे जन तक कैसे पहुंचाने और फिर संगठन को कैसे मजबूत करना है, उसी को लेकर के संवाद कर रहे हैं। सीमांचल के इलाके से सबसे ज्यादा पलायन रोजगार के लिए हो रहा है, जहाँ यहाँ पर उद्योग नहीं है, महंगाई सबसे ज्यादा है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाओं को झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो फिर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डाला जाएगा। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने स्वतंत्रता की लड़ाई पर बड़ा बयान दे दिया है, जो उन्होंने गांधी के सत्याग्रह की उपलब्धि को सिरे से नकार दिया है और कहा है कि अंग्रेज सत्याग्रह की वजह से नहीं बल्कि हथियार देख करके भागे थे। उन्होंने गोवा में ब्रिटिश संसद के पूर्व सांसदों और फिर भारत की आजादी को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुई चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि देश का स्वतंत्रता आंदोलन किसी एक भाग में नहीं था, ये पूरे देश का स्वतंत्रता आंदोलन था। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा है कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन बिना खड़ग बिना ढाल के नहीं था। जब कई लोगों ने हथियार हाथ में उठाए तब जाकर के ब्रिटिश को सोचना पड़ा कि यहाँ रहना है कि नहीं। जब अंग्रेज हुकूमत ने देखा कि इन लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, तब उन्होंने विमर्श किया कि ये किसी भी हद तक आजादी के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में अब अपराधियों की स्थिति ठीक नहीं है। बिहार पुलिस लगातार अपराधियों और फिर संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जल्द ही सुनवाई और फिर लंबित अदालती मामलों के निपटारे के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी पटना से लेकर के सीमांचल तक पुलिस 24 घंटे काम कर रही है। बिहार पुलिस की डायल 112 कम समय में वहां पहुंच करके लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। जब दिसंबर माह में हुई कुछ घटनाओं पर नजर डाले तो फिर पुलिस सूचना मिलने के 5 से 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच रही है और फिर आम लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके अनुसार इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होगी, जो कि 15 फरवरी तक चलेगी। वहीं पर मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी, जो कि 25 फरवरी तक चलेगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। जहाँ आपको बता दूं कि 15,81,089 विद्यार्थी मैट्रिक का एग्जाम देंगे। इसके अलावा इंटरमीडिएट की वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 10 से 20 जनवरी के बीच होगा, जब मैट्रिक के विद्यार्थियों की प्रतियोगिता परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी।
दोस्तों बिहार के जमुई जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर सदर थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में सर्द रात में एक प्रेमी जोड़ा चोरी छिपे मिल रहा था। दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने प्यार में खोए हुए थे, लेकिन तभी गांव वालों को इसकी भनक लग गई। ग्रामीण तुरंत वहां पर पहुंचे और फिर प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। लखनपुर निवासी उदय मंडल की बेटी शिवानी कुमारी और फिर खैरा प्रखंड के प्रधानाचक निवासी कन्हैया मंडल का बेटा उमाशंकर पिछले 2.5 साल से अफेयर चल रहा था। उमाशंकर अपनी प्रेमिका शिवानी से मिलने सर्दी भरी रात लखनपुर गांव पहुंचा था, जब दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे। गांव वालों ने जब इस प्रेमी जोड़े को पकड़ा तो फिर तुरंत उनके परिवार वालों को सूचना दी गई। तो फिर गांव वालों ने दोनों की शादी कराने का फैसला कर लिया। स्थानीय मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवा दी गई। पौवाखाली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। किशनगंज के पौवाखाली वासियों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि अब पौवाखाली में जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। क्योंकि एआईएमआईएम के कद्दावर नेता विधानसभा प्रत्याशी मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब ने शकील सैफी साहब और अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के साथ मिलकर के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मिलकर पौवाखाली में अंडरपास बनाने के लिए मांग पत्र सौंपा है। और नितिन गडकरी ने, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस पर जल्द काम करने का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। आपको बता दूं कि पौवाखाली में आए दिन जाम लगने की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस जाम की वजह से कई सारी परेशानियां सामने आती है। कभी कभी सीरियस मरीज भी इस जाम में फंस जाते हैं। एम्बुलेंस जाम में फंस जाने के कारण मरीज की जान पर बन आती है और फिर समय पर इलाज नहीं होने की वजह से मरीज की किसी मरीज की मौत तक हो जाती है। इमरजेंसी वाहन जैसे कि फायर ब्रिगेड हुआ और भी कई सारे इमरजेंसी वाहन वहां पर फंस जाते हैं, जिसको लेकर के जान माल का नुकसान होता है। इस तरीके की परेशानी को झेलनी पड़ रही है। अब ये परेशानी पौवाखाली वासियों को नहीं झेलना पड़ेगा, बहुत जल्द इस समस्या से निजात मिलने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी पारा हाई है। जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने अमित शाह से माफी की मांग की है, वहीं पर इस पूरे घमासान में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर शेयर करके उन पर बड़े आरोप लगाए हैं। नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सीएम नीतीश कुमार और फिर चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें शेयर कर की और उन पर अम्बेडकर का अपमान करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब वक्त आएगा तो फिर इसका भी हिसाब होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कुर्सी के लालच में जो लोग बाबा साहेब का अपमान करने वालों का साथ दे रहे हैं, समय आने पर उसका भी हिसाब किया जाएगा। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर तमाम सियासी और फिर सामाजिक मुद्दों को लेकर के सोशल मीडिया पर मुखर रहती है और अपने बयानों को लेकर के अक्सर सुर्खियों में भी छाई रहती है। उन्होंने एक और पोस्टर में भारत को बुद्ध और अम्बेडकर का देश बताया है और लिखा है कि भारत बुद्ध और फिर अम्बेडकर का देश है। यह भारत बुद्ध और अम्बेडकर को चाहने वालों का देश है, जो टकराएगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का आंदोलन चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को बीपीएससी की 17वीं परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान कुम्हार स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने पेपर लेट मिलने और फिर लीक होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इसके बाद बीपीएससी ने उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थी पिछले 4 दिनों से पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जब 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में अब करीब 4,15,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब पूरे बिहार के करीब 4 लाख अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बिहार के सभी केंद्रों पर हुए परीक्षा को रद्द किया जाए और रीएग्जाम की लिया जाए। जब पिछले 18 दिसंबर की सुबह से बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में जमे हुए हैं और चौथे दिन भी लगातार हंगामा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने करो या मरो का नारा लगाया है, जब कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों ने करो या मरो का नारा लगा करके कहा है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक हम लोगों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। वहीं पर अब कई कोचिंग संस्थान और फिर कई राजनीतिक दलों के नेता भी इस अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए हैं। दोस्तों, खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की है। कई योजनाओं का लाभ उठा करके किसान न सिर्फ पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं। पूर्वी चंपारण के पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक सुशील कुमार सिंह बताते हैं कि विभाग आम, लीची और फिर अमरूद जैसे फलों के पौधों पर दवा का छिड़काव करने के लिए किसानों को 75% अनुदान दे रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग से 51,800 धानिक फसलों पर छिड़काव का लक्ष्य प्राप्त
हुआ है। इसमें मंजर के पूर्व और फिर मंजर के बाद सहित 2 छिड़काव के लिए 25,100 आम, 25,000 लीची और फिर 1700 अमरूद के पौधे पर छिड़काव किया जाएगा। जहां आवेदन करने वाले किसानों को योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिल सकेगा। बीते साल हुई योजना के लाभ के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों से 55,000 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जो कि इस बार 75,000 तक जाने की संभावना है। किसान आम और फिर लीची पर मंजर के पूर्व एक और मंजर के बाद दूसरे छिड़काव के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयनित किसान फसलों को कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए कीटनाशक सहित अन्य दवाओं का छिड़काव करा सकेंगे। योजना के लाभ के लिए निबंधित किसान डीबीटी पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, नीतीश सरकार बिहार में औद्योगिक निवेश बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। इस क्रम में पटना में 2 दिवसीय बिजनेस कनेक्ट 2024 कार्यक्रम के आयोजन में विभिन्न कंपनियों से निवेश के लिए समझौते किए गए हैं। इस समझौते के तहत बिहार में 423 कंपनियां 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। जिन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए समझौते हुए हैं उनमें फूड प्रोसेसिंग, IT, सीमेंट, अक्षय ऊर्जा, प्लास्टिक, रबर और फिर लेदर सहित 11 तरह के उद्योग लगेंगे। इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक बिहार जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन का विमोचन भी किया गया। आपको बता दूं कि ये भी जानकारी सामने आई है कि उद्योगपति गौतम अडानी की नेतृत्व वाली अडानी समूह बिहार में अत्याधुनिक बिजली घर स्थापित करने के साथ सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण और फिर लॉजिस्टिक क्षेत्र में करीब 28,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बनाया है। दोस्तों, नीतीश कुमार की यात्रा के बाद शुरू होने वाली एनडीए की संयुक्त यात्रा को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। इस यात्रा का मकसद क्या है और इस यात्रा की जरूरत क्या थी, ये जानना बेहद जरूरी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहते हैं कि एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ तमाम जिला में जाएंगे, जिनके साथ उस जिले से आने वाले विधायक और फिर मंत्री के साथ साथ रहेंगे। इसके साथ ही एनडीए के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता भी साथ होंगे, जो इस बात की चर्चा करेंगे कि एनडीए की जमीनी हकीकत क्या है, अगर कुछ कमी है तो फिर उसे चुनाव के पहले कैसे दूर किया जाए, इस बात पर भी विमर्श होगा और मंथन होगा। यह उमेश कुशवाहा ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि यात्रा का सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के बड़े नेताओं की आपसी तालमेल तो बेहतर हो गया था, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों के बीच आपसी तालमेल नहीं हो सक पाया था। इसकी वजह से एनडीए खास करके जेडीयू को कितना बड़ा झटका लगा था ये सामने है। ऐसी परिस्थिति इस बार नहीं हो, इसे लेकर भी एनडीए की संयुक्त बैठक पूरे बिहार में हो रही है, ताकि कोई भी कमी हो तो फिर इसे समय रहते हुए दूर किया जाए, ताकि 2020 दोबारा न दोहराया जा सके। वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कहते हैं कि एनडीए की इस यात्रा से एनडीए की न सिर्फ एकता मजबूत होगी बल्कि कार्यकर्ताओं का तालमेल बेहतर होगा और साथ ही साथ बिहार में जनता की और क्या आकांक्षा है ये भी जानने को मिलेगा। दोस्तों, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ 5 लोग बिहार की 13 करोड़ जनता का भविष्य तय कर रहे हैं। इन 5 में से एक खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बाकी 4 लोग रिटायर अधिकारी हैं, जिनकी न तो कोई संवैधानिक जिम्मेदारी है और न ही जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी है। जहाँ नीतीश कुमार ने सत्ता का ऐसा केंद्रीकरण कर दिया है कि जनता को किनारे कर दिया गया है। यह नीतीश के राज में दिन में कलम चला करके लूटने वाले अधिकारियों का जंगल राज है। अधिकारी बिना पीसी के कोई भी काम नहीं करते ही। लालू जी के समय में अपराधी रात में लूट करते थे, लेकिन नीतीश राज्य में अधिकारी दिन में लूट करते हैं। जब बिहार में पिछले कुछ दिनों में नौकरशाही के कारण भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। जहां आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2022 से जनसुराज यात्रा पर निकले हैं। यह अभी 2 दिन पहले ही उनकी पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों नेता पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य थे। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व सांसद मुनाजिर हसन भी शामिल है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र राजद छोड़ करके जनसुराज में शामिल हो गए थे। वे जेडीयू से अलग होने और फिर 1 दशक तक राजनीतिक परिदृश्य से गायब रहने के बाद राजनीति में वापस लौटे। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में अगले साल क्या होगा? एनडीए 225 पार का लक्ष्य हासिल करेगा या फिर महागठबंधन 220 का अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगा? इन सवालों पर कयासों का दौर जारी है, लेकिन हाल के सियासी घटनाक्रम ने महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़ा दी है। नवंबर 2024 में जो उपचुनाव हुए हैं उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था।
जो उसमें बिहार के इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगा है। जहाँ उसकी बड़ी चुनौती नए साल में विधानसभा चुनाव का आम चुनाव है। जब उपचुनाव से सीख लेकर के एकजुटता के साथ तैयारी करने का वक्त था, तब इस गठबंधन में बिखराव नजर आने लगा है। जहाँ आरजेडी और फिर कांग्रेस की अटूट दोस्ती में दरार दिखने लगी है, खास करके राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर। ऐसे में आम चुनाव इसके लिए अग्नि परीक्षा होगी। दूसरी तरफ एनडीए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने में कोई भी मौका नहीं चूक रहा है। जब लगातार प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है, जब नीतीश कुमार पांचों दलों के प्रखंड स्तर से राज्य तक के संगठन प्रमुखों से सीधे बात कर चुके हैं। जब 15 जनवरी से इनका साझा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो रहा है। यह इस साल नवंबर में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जहाँ इनमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। राजद के पास 2 और 1 सीट माले के पास थी। उपचुनाव के नतीजे में इंडिया को भारी झटका लगा और उसकी 3 सीटें निकल करके एनडीए की झोली में चली गई। जीत का अंतर भी बड़ा रहा। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों में लापरवाह और फिर गैर जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ विभाग के द्वारा अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। जब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2024 के तहत अब ऐसे शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या फिर जिले से बाहर किया जाएगा जो लगातार स्कूल समय पर नहीं पहुँचते। इस नियमावली को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और फिर इसका गजट भी प्रकाशित हो चुका है। इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा जो अक्सर स्कूल आने में देरी करते हैं। नई नियमावली के तहत शिक्षकों के लिए आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अडानी समूह ने घोषणा की है कि समूह बिहार में 27,900 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है, जिससे राज्य में संभावित रूप से 53,500 नौकरियां पैदा करेगी। कृषि, तेल और फिर गैस के प्रबंध निदेशक और अडानी इंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणब अडानी ने शुक्रवार को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन में ये घोषणा की है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए प्रणब अडानी ने कहा कि हम पिछले बिहार शिखर सम्मेलन में आए थे और इस बार भी आए हैं। बिहार में बदलाव देखा जा सकता है। कानून व्यवस्था से लेकर के व्यापार करने में आसानी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अडानी समूह यहाँ अधिक से अधिक निवेश कर रहा है। यहाँ पर कई अवसर हैं और फिर सरकार भी सहायक है। जब राज्य में वर्तमान और भविष्य के निवेशकों के बारे में विस्तार से बात करते हुए प्रणब अडानी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि समूह बिहार में सबसे बड़ा निजी निवेशक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक, गैस वितरण और कृषि लॉजिस्टिक 3 क्षेत्रों में हमने पहले ही लगभग 850 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अब 25,000 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समूह इन क्षेत्रों में 2300 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है, जिसमें अडानी समूह की वेयर हाउस और फिर हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि होगी और ईवी, सीजीडी और सीबीजीडी क्षेत्र में इसकी उपस्थिति का विस्तार होगा। उन्होंने कहा है कि इस निवेश से 27,000 अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्थानीय रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कटिहार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं है और वे सब कुछ भूल चुके हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पुराने वादे की याद दिलाई है और पूछा है कि अब उस वादे को पूरा नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को और भी कुछ सुना दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जब से देश में एनडीए की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात भूल गए हैं। अब तो चाहे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला ही सकते हैं क्योंकि वह केंद्र की सरकार के हिस्सा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में आज नीतीश कुमार की बदौलत ही सरकार चल रही है। ऐसे में अब नहीं दिला पाएंगे विशेष राज्य का दर्जा तो फिर कब दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ साथ स्पेशल पैकेज देने का वादा किए थे, लेकिन कुछ नहीं किए। जब बिहार में बाढ़ आया उसके लिए भी कोई भी मदद नहीं दिए, जब देखने तक नहीं आए। उन्होंने कहा कि साल 2008-9 में जब कोसी में बाढ़ आई थी तो फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बिहार आए थे। तत्कालीन यूपीए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया था। लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, रेलवे के द्वारा भी बिहार को पूरा सहयोग दिया गया था, लेकिन अभी जो मौजूद सरकार है उसको इससे कोई भी लेना देना नहीं है।
दोस्तों जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार अंबेडकर के सच्चे और जमीनी हिमायती है। राजद कांग्रेस का दामन तो दलितों के खून से सने हैं। जो आपको बता दें कि अंबेडकर के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर के जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने के लिए व्याकुल कांग्रेस और राजद के दामन दलितों के खून से सने। लोग अरवल नरसंहार को कैसे भूलेंगे जब कांग्रेस सीएम बिंदेश्वरी दुबे के कार्यकाल में खुद पुलिस ने जलियांवाला कांड की तरह 21 दलितों को मार गिराया था। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस और फिर लालू के काल में 100 से ज्यादा नरसंहार हुए, इसमें अनगिनत दलित बहनों की मांगे सुनी हो गई। हैरत की बात यह थी कि इसमें कितने आरोपी जेल भेजे गए, इस पर राजद कांग्रेस के लोग कुछ भी नहीं बोलते। दोस्तों बिहार सरकार ने 5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के लिए संशोधित हस्तांतरण और फिर पदस्थापन नियमावली जारी कर दी है। इस नियमावली का उद्देश्य शिक्षकों के कार्यों को अनुशासित करना और फिर उनका विचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना है। आपको बता दूं कि बिहार में अगर कोई भी सरकारी शिक्षक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निबंधन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्त, पदावनति और फिर वेतन वृद्धि पर रोक जैसी सजा भी शामिल है। नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित शिक्षकों को जिला या फिर प्रखंड स्तर से बाहर हस्तांतरण किया जा सकता है। इसके अलावा नए नियमों के तहत शिक्षकों को उनके कार्यस्थल पर निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना होगा और शैक्षणिक वातावरण को दूषित करना होगा। महिलाओं और फिर छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, राजनीति में भागीदारी, निजी ट्यूशन या फिर कोचिंग में संलिप्तता जैसे मुद्दे भी गंभीर उल्लंघन माने जाएंगे। साथ ही नियमावली में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग की प्रचलित नीति का पालन करना होगा। दोस्तों केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। जब उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का आचरण संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी बेहद अशोभनीय था। जब उनका ये व्यवहार अराजकता को बढ़ावा देने वाला था, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर के बीच से निकलने का प्रयास किया और गुंडागर्दी का माहौल बनाने की कोशिश की। वे कानून को हाथ में लेकर के चल रहे थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान और प्रदेश के प्रति अनादर का रवैया अपनाया है। उन्होंने याद दिलाया है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न न देकर के जवाहरलाल नेहरू को ये सम्मान दिया था। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को देश विरोधी तक कहा था। अब चुनावी लाभ के लिए वे बाबा साहेब की नैया में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी मंशा को समझ चुकी है। नीतीश कुमार की ओर से किसी भी गलत बात का समर्थन न करने की बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए केवल विकास की राजनीति करती है। हम कोई भी समीकरण नहीं बना रहे हैं, बल्कि विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए साल के पहले सप्ताह में बिहार दौरे पर आ सकते हैं। जब वे 2 दिन बिहार में रहेंगे। जब भाजपा के सूत्रों के माने तो वे 6 जनवरी को वे बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे बिहार भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और फिर कुछ स्पेशल टॉक्स देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। इधर गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर के बिहार भाजपा की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक बिहार भाजपा की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। जब वहीं पर सूत्रों के माने तो अमित शाह बिहार की विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी की स्थिति, विधायकों के कामकाज का लेखा जोखा का जायजा लेंगे। आगामी चुनाव में किसी तरह की कोई भी कमी ना हो, इसके लिए टॉक्स भी दे सकते हैं। जब विधायकों को अधिक समय जनता के बीच रहने का निर्देश तो पहले ही दिया जा चुका है। जब चुनाव में किस तरीके का अपना प्रदर्शन सबसे बेहतर करना है, इसके लिए गृह मंत्री ने कई योजना बनाई है, जैसे कि आगामी चुनाव में महागठबंधन सहयोगी के साथ असमंजस्य स्थापित करना, एनडीए के घटक दलों के नेताओं से संबंध बेहतर रखना, हर परिस्थिति में एकजुट रहना, विपक्षी दलों के खिलाफ अभी से आक्रामक रुख अपनाने जैसे कई मुद्दे पर वे सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है और कहा है कि इन दोनों नेताओं का राजनीतिक मॉडल एक जैसा है। दोनों नेताओं का उद्देश्य समाज को बांटकर और सबको गरीब, अनपढ़ और मजदूर बना करके अपनी राजनीति करते रहना है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सामाजिक न्याय और फिर समतामूलक समाज के नाम पर जनता को बेवकूफ बना करके उनसे वोट लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव से किसी ने सवाल नहीं किया कि वे दावा करते हैं
कि उन्होंने अपने शासन काल में गरीबों, वंचितों और फिर पिछड़ों को आवाज दी, लेकिन उन्होंने जिन वर्गों को आवाज दी उन्हें शिक्षा, जमीन या फिर रोजगार क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने आवाज दी जिससे वे जीवन भर उनके लिए नारे लगा सके और उनका झंडा लेकर के घूम सके। वहीं पर यदि उन्होंने इन वर्गों को शिक्षा दी होती या फिर पूंजी उपलब्ध करा करके रोजगार मुहैया कराया होता तो फिर आज वे उनकी पार्टी का झंडा लेकर के नहीं घूम रहे होते। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि अपनी राजनीति के लिए इन नेताओं ने पूरे बिहार को गरीब, अनपढ़ और मजदूर बना दिया है। इसका नतीजा है कि अब महज 400 रुपए पेंशन पाने के बावजूद भी लोग सरकार को इस बात के लिए वोट दे रहे हैं कि सरकार 400 रुपए दे रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग को योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है? जी हाँ, यह हास्यास्पद है लेकिन ये सच है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद बीपीएससी ने इसकी जानकारी दी है। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण बीपीएससी को अपनी वैकेंसी को ही वापस लेना पड़ गया। खुद बिहार लोक सेवा आयोग ये सूचना जारी की है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी राज्य में लगातार विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाल रही है। राज्य में बीपीएससी के जरिए अब तक लाखों शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और फिर अभी और भी शिक्षकों की बहाली होने वाली है। इसी बीच बीपीएससी ने पिछले दिनों एक बड़े पद के लिए बहाली निकाली थी, लेकिन इस पद के लिए बीपीएससी को योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। जब बीपीएससी ने बिहार अग्निमिशन सेवा के निदेशक सह राज्य अग्निमिशन पदाधिकारी के एक पद के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन आयोग को इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके, लिहाजा बीपीएससी को यह वैकेंसी ही वापस लेनी पड़ गई। जब खुद बीपीएससी ने कहा कि इस पद के लिए उसे योग्य उम्मीदवार नहीं मिले हैं, ऐसे में वैकेंसी को ही वापस लिया जाता है। दोस्तों, जाड़े के मौसम में अंडा शरीर को गर्म रखता है और जब अंडा ना मिले तो फिर दिमाग गर्म हो जाता है। जब बिहार के खगड़िया जिले के बैसा पंचायत के कन्या प्राथमिक विद्यालय बैसा में मध्याह्न भोजन में अंडा नहीं मिला तो फिर बच्चे सड़क पर उतर गए। जी हाँ, महेश खुंट आगवानी पथ को जाम कर दिया। शुक्रवार को भी मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिलने और फिर अंडा नहीं दिए जाने से बच्चे आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतर गए। जाम की सूचना पर मरैया सहायक थाना अध्यक्ष धर्मराज पाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्र छात्राओं को काफी देर तक समझाया बुझाया। छात्रों का कहना था कि पिछले कई दिनों से उसे मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। पुलिस और पंचायत के अधिकारियों ने बच्चों को समझाया और उसे सड़क से हटाया। प्रधान अध्यापक ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता सह दर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। जहां राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर संघी भाजपाई हमारे पूजनीय बाबा साहेब अम्बेडकर को गाली देंगे, अपमानित करेंगे तो फिर उनकी वैचारिक संतानें देश में उथल पुथल मचा देगी। ये एक नए बहुजन उभार का संकेत मात्र है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उपस्थित साथियों ने बाबा साहेब की तस्वीरें सीने से लगा करके देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बता दिया है कि बाबा साहब की सिपाही सार्वजनिक माफी से काम नहीं मानेंगे। वहीं पर राजद नेता ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्णिया जिले में कार्यकर्ता साथियों से खुला संवाद हुआ। आपके विजय भव के भाव को देख करके मेरी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। हमने जो बिहार की सेवा, तरक्की और फिर प्रगति का संकल्प उठाया है वह इस बार अवश्य पूरा होगा। वहीं पर आरएसएस बीजेपी के पास कोई भी महापुरुष नहीं है। तेजस्वी यादव ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के पिछले विवाद पर प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के जो बोला उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जब पहले यही आरएसएस बीजेपी के लोग महात्मा गांधी को गाली देते फिरते और कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे, फिर नेहरू और फिर अब अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं। किशनगंज में फर्जी जमीन कागजात बना करके 25 लाख रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है। ये किशनगंज से बड़ी ठगी करने का मामला सामने आया है। अब ये मामला किशनगंज डीएम के पास पहुंच गया है। डीएम ऑफिस में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है, जो कि जमीन मालिक है। आपको बता दूं कि किशनगंज शहर के मोहिद्दीनपुर में बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी जमीन का कागजात देकर के 25 लाख रुपए की लोन लेने का आरोप है। इस घटना के बाद किशनगंज शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जमीन मालिक ने जमीन की नीलामी की खबर सुन करके न्याय की मांग की है। जमीन मालिक कल आवेदन देने के लिए डीएम ऑफिस पहुंचे थे। डीएम ऑफिस में आवेदन देकर के मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई है। जमीन मालिक का कहना है कि फर्जी कागजात बना करके 25 लाख रुपए का लोन लिया गया है, जबकि जमीन मेरा है। जमीन मेरा है लेकिन फर्जी केवाला बना दिया गया है। उस जमीन का फर्जी केवाला बना करके बैंक से जाकर के लोन ले लिया गया। ये खबर अब पूरे किशनगंज शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दूं कि मामला किशनगंज शहर का है। किशनगंज शहर के मोहिद्दीनपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी यानी कि जाली
फर्जी जमीन का कागजात बना करके 25 लाख रुपए लोन लिया गया है। जमीन मालिक का नाम मोहम्मद जहांगीर है। उन्होंने कहा है कि मनोवर आलम से 2019 में जमीन खरीदा था और 2022 में जब सेंट्रल बैंक में जमीन पर बोर्ड लगाया तो मुझे पता चला कि मनोवर आलम ने उसी जमीन पर लोन लेकर के रखा था। जब पहले जमीन मालिक मनोवर आलम और फिर मैंने जाकर के बैंक में सेटलमेंट करके पूरा पैसा जमा किया। बैंक से एनओसी लेने के बाद मनोवर आलम ने जमीन का फर्जी कागजात बना करके बैंक ऑफ इंडिया से 25 लाख रुपए लोन उठा लिया। हम लोगों ने जब जांच किया तो पता चला है कि इसमें मनोवर आलम ने फर्जी जमीन का पेपर बना करके बैंक से लोन उठाया है और मनोवर आलम ने बैंक में दिए गए कागजात में 5 कट्ठा जमीन दिखाया है, जबकि मेरा जमीन 2 ही कट्ठा है। अब मेरा जमीन का बैंक नीलामी कर रहा, अब मेरा जो अपना जमीन है उस जमीन को बैंक नीलामी कर रहा है, जो कि ये मेरा जमीन है जी हाँ, जबकि मैंने इसे सींचा है जी हाँ, लेकिन अब ये बैंक इस जमीन को नीलामी कर रहा है। मुझे न्याय दिया जाए। डीएम ऑफिस में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में जीविका दीदी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दूं कि बुक कीपर पर शादी का प्रलोभन देकर के दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर के अब मामला पुलिस तक पहुंचा है। अब पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दूं कि किशनगंज में जीविका दीदी के साथ दुष्कर्म और गर्भपात करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की ने जीविका में कार्यरत बुक कीपर के खिलाफ टाउन थाना में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। इसमें पीड़ित के बयान पर आरोपी व्यक्ति समीर कुमार के विरुद्ध महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। मामला दर्ज करके महिला थाने की पुलिस कांड के अनुसंधान में जुट गई है। आवेदन के अनुसार वे जीविका संस्थान में कार्य कर रही थी। वहीं पर ढेकसारा निवासी समीर कुमार बैठा से उसकी मुलाकात हुई, जहां आरोपी समीर कुमार जीविका में बुक कीपर में पद पर कार्यरत है। आवेदन के मुताबिक आरोपी छोटी छोटी बातों को लेकर के गलतियां निकालता था, जिस वजह से नौकरी बचाने के लिए बातों को मानना पड़ता था। आरोपी व्यक्ति युवती पर बुरी नजर भी रखता था। जहाँ आरोपी के द्वारा बार बार दी जाती थी कि यहाँ पर कार्य करवाना है तो फिर हर बात माननी होगी। ये आवेदन में लिखा गया है, आवेदन के आधार पर आपको बताया जा रहा है। वहीं पर पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि 4.5 साल पहले साल 2020 को आरोपी उसे बहला फुसला करके किराए के मकान में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। जब विरोध करने पर नौकरी से हटा देने की धमकी देने लगा। इसके बाद वे लगातार शारीरिक शोषण करने लगा। प्राथमिकी के अनुसार कुछ दिनों बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। इस बीच गर्भपात कराने की दवा भी उसे पिला दी गई। जब पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया है कि वे लोक लाज के कारण अपने घर वालों को भी घटना की जानकारी देने से परहेज कर रही थी, लेकिन लगातार शोषण के बाद थक हार करके न्याय की गुहार लगाने महिला थाना पहुंची। जब महिला थाना अध्यक्ष सुनीता कुमारी ने बताया है कि मामले में पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में भाजपा ने अपने पार्टी का विस्तार किया है, जहां पर भाजपा ने किशनगंज जिले भर के सभी प्रखंड और फिर मंडल के नए अध्यक्षों को मनोनीत किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही विभिन्न पार्टियों के द्वारा लगातार पार्टी का विस्तार करते हुए नए कार्यकर्ताओं को पद दिया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी के बिहार प्रदेश द्वारा शुक्रवार संध्या लेटर जारी करके दर्जनों पदाधिकारियों को मनोनीत किया है। जहाँ पर जिला अध्यक्ष सुशांत गौप ने बताया है कि किशनगंज नगर से मंडल अध्यक्ष अरविंद मंडल, किशनगंज ग्रामीण से पांडव महतो, पोठिया से मनोज अग्रवाल, पहाड़कट्टा से राहुल यादव, कोचाधामन पूर्वी से वीना देवी, कोचाधामन पश्चिमी से रंजीत मंडल, ठाकुरगंज नगर से अतुल सिंह, ठाकुरगंज ग्रामीण से मुकेश हेम्ब्रम, दिगल बैंक पूर्वी से बम भोला सिंह, दिगल बैंक पश्चिमी से गणेश सिंह, पौवाखाली नगर से उपेंद्र सिन्हा, पौवाखाली ग्रामीण से दरप लाल सिंह, बहादुरगंज नगर से किसलय सिन्हा, बहादुरगंज पूर्वी से अनिल कुमार दास, तेरागाज से देव मोहन सिंह को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशांत गौप, भाजपा नेता वरुण सिंह, भाजपा नेत्री खोसो देवी, गोपाल मोहन सिंह, जीवन ठाकुर, उत्तम सिन्हा, शीतुल सिन्हा, राजीव सिन्हा, नवीन झा सहित अन्य नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने सभी को बधाई दी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।